स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट कौशिक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरे दोस्तों। हर संडे को तो एक लाइव सेशन होता है, उसमें कुछ कमेंट्स के जवाब मैं देता हूं और कुछ कमेंट्स के जवाब रह जाते हैं, तो उसका प्रत्युत्तर देने के लिए मंगलवार को हम एक और लाइव सेशन करते हैं, जो कि आज अभी कर रहे हैं। पिछले लाइव सेशन को लेकर के थोड़ा-सा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आए हैं, कमेंट्स भी नहीं आए हैं, ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है। आई थिंक उसमें इतना लंबा वीडियो था पिछले बार का कि संडे का, कि उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे। उसमें ड्रेनेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट, रोड के बारे में, स्टेशन के बारे में, आरटीसी के बारे में बहुत कुछ हम लोगों ने बात कर ली थी। तो आई थिंक वो एक मिसमैच हो गया था, जिस वजह से इंटरेस्ट नहीं मिला लोगों को और लोग देखे ही नहीं, और कमेंट तो बहुत ही कम आए हैं। तो आई थिंक हम लोगों का कुछ गड़बड़ है, इसके लिए सॉरी। अब एक-एक करके देख लेते हैं क्या-क्या कमेंट्स थे, इन विषयों पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है कमेंट है यहाँ पे शेख अयान का। सरसिलक रोड भी ठीक नहीं है, विद्याधरी स्कूल से लेकर डाला नगर रोड तक कोई लाइट्स नहीं। बारिश में आने-जाने वालों को बहुत परेशानी हो रही है, इस पे भी बात करो। तो बिल्कुल करेंगे अयान भाई, टेंशन मत लीजिए। अब ये जो एरिया आपने बताया है, डाडा नगर विद्याधरी वाला सेगमेंट, इसमें आपका जेडपी स्कूल आता है ना? तो ये है तो हाईवे, इसीलिए इसकी रोड कंडीशन बढ़िया रहेगी। लेकिन डाडा नगर से लेके राम मंदिर तक का जो सेगमेंट है, आरबी रोड, वो थोड़ा-सा खराब है। राम मंदिर तो नहीं कहूँगा, पोचम्मागुड़ी तक का, क्योंकि पोचम्मागुड़ी तक जो है धीरे-धीरे रोड बनता आ रहा है। आरबी रोड को फिर से जो है बना रहे हैं सेगमेंट के हिसाब से। पोचम्मागुड़ी तक बन गया है, पोचम्मागुड़ी से लेकर के डाड़ा नगर चौरस्ते तक बनना बाकी है। उसका जो है मटेरियल आ चुका था, एमएलए इलेक्शन के पहले ही आ चुका था। और आपको शायद मालूम होगा कि एक वहाँ पे उदय किराना नाम का दुकान है, और उसके ठीक अपोजिट में जो है माल डंप किया हुआ है रोड बनाने के लिए। सामान रेती है, कंकर है, ये सब डंप करके रखा गया, लेकिन पता नहीं वो रोड कब बनेगा। अब बात करेंगे लाइटिंग्स की। ये जो बेल्ट मैंने बताया आपको, पोचम्मागुड़ी, डाड़ा नगर और ये विद्याधरी, ये बेल्ट जो है ना, ये एक सरहद है। कागज नगर म्युनिसिपैलिटी और कोसनी ग्राम पंचायत, यहाँ पे सरहद लगता है। तो ये सरहद वाले इलाके जो है ना, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आपको यहाँ पे ब्रिज अधूरे मिलेंगे, आपको ऐसे एरियाज में रोड अधूरी मिलेगी, आपको लाइट देखने को नहीं मिलेंगे। तो यही चीज़ है। आप कोसनी पंचायत के अंदर जाओ, डाड़ा नगर के अंदर अच्छे खासे सीमेंट रोड बने हुए हैं, लाइटिंग्स लगी हुई है, कोसनी के अंदर भी लगा है। म्युनिसिपैलिटी की बात करो तो यहाँ पे भी अच्छे खासे लाइट्स अंदर लगे हुए हैं, रोड बनी हुई है। लेकिन ये जो बॉर्डर इलाका है, इस बॉर्डर इलाके में दोनों एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि लाइट कौन लगाएगा। रोड के लेफ्ट साइड लाइट लगेगी या राइट साइड में लाइट लगेगी। अगर लगाएगा तो कौन लगाएगा। अगर राइट साइड लगाना है तो फिर कागज नगर म्युनिसिपैलिटी लगाएगी, अगर लेफ्ट साइड लगाना है तो कोसनी पंचायत लगाएगी। तो इस हिसाब से जो है ना, वहाँ पे लाइट को लेकर के दिक्कत हो रही है। आप और एक एग्जाम्पल देख सकते हो, कागज नगर एंड होता है और कोयावागू पंचायत शुरू होती है। आपकी किधर बताऊं आपको, सरदार बस्ती से सीधा हम लोग जाते रहते हैं कोयावागू के तरफ, तो बीच में नाला आता है, कोयावागू नाला आता है, उसके ऊपर ब्रिज नहीं है। ये सरहद वाले आइटम्स ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे ब्रिज नहीं मिलेगा, रोड नहीं मिलेगा। और एक आपको बता दूं, शांति कॉलोनी का सेगमेंट जहाँ खत्म होता है, मिराज मस्जिद शुरू होती है, बीच में एक ब्रिज है। ये ब्रिज भी पहले अधूरा था, अभी अभी उसको जो है रिपेयर किया गया है। ऐसे बहुत सारे वार्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे सरहदें हैं गांव के, शहरों के, जो कि अधूरे बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आई आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्यों वहां पे लाइट नहीं लग रही है, क्यों वहां का रोड का परिस्थिति खराब है। अच्छा, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हीरालाल रॉय 3880, वेरी वेरी नाइस न्यूज, थैंक यू सर। आप तो हमारे काफी घनिष्ठ परिचित हैं, आप इतना उत्साह देते हैं हम लोगों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप और आपका समस्त परिवार बहुत अच्छा कुशल चल रहा होगा। और आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, उन तक इस न्यूज़ को पहुंचाइए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कागज नगर के बाहर जा चुके हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी चल रहा होता है, दिल में, कि कहीं ना कहीं कागज नगर कैसा है, क्या चल रहा होगा अपने शहर में, क्या कुछ बदलाव आए होंगे। ये सारी जानकारी उन तक पहुंचाने के लिए अपना न्यूज़ उन तक पहुंचाइए, ताकि उन लोगों को भी पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। छोटे-छोटे डेली न्यूज़ ना सही, कुछ बड़े अपडेट्स आप उन तक पहुँचा सकते हो, संडे लाइव आप उन तक पहुँचा सकते हो, ठीक है ना? आप लोगों का सपोर्ट बना रहे तो हमारी भी थोड़ी-सी वृद्धि होगी, ठीक है? और एक चीज़ क्या है सर कि अपना आप नेशनल न्यूज़ देखोगे, आपको जो है देश भर के स्टेट्स की राजधानियों की खबर, दिल्ली की खबर मिल जाएगी। लेकिन
हमारी खबर नहीं मिलेगी। आप अगर तेलुगु न्यूज़ चैनल देखोगे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर यही सब दिखाएगा, कागज़ नगर नहीं दिखाएगा। कागज़ नगर में क्या चल रहा है डेली अपडेट के लिए ये एकमात्र न्यूज़ है, तो इसको पूरा ज़रूर देखिए। इसके अलावा तेलुगु ऐप्स हैं, लोकल ऐप है, एक पब्लिक ऐप है, इसमें क्या करते हैं 4 लाइन लिख के छोड़ देते हैं एक न्यूज़ के बारे में। 4-6 लाइन में कहाँ आप लोगों को खबर के बारे में पूरा मालूम पड़ेगा बताइए? इन डेप्थ अगर आपको कोई खबर चाहिए तो लोकल न्यूज़ है, आप हम पे भरोसा कर सकते हो। हम भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और ग्राउंड रियलिटी को जानने के बाद सटीक-सटीक खबर आप तक पहुँचाते हैं। ऐसा नहीं कि हम हवा में कोई एक खबर छोड़ देते हैं, ठीक है ना? तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए, जितने भी लोग हिंदी बात करते हैं सब तक इस वीडियोज़ को जो है शेयर करते चले जाइए। अच्छा, नेक्स्ट सैयद बलशराफ वन सही बात है कौशिक भाई, अर्थिंग का बहुत मसला है। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बारिश जस्ट आ चुकी है। जिन घरों में अर्थिंग नहीं है, अर्थिंग करवा लीजिए। जिन घरों में अर्थिंग 10-15 साल पहले लगे थे, चेंज करा के नया अर्थिंग करवा लीजिए, ठीक है? बिजलियाँ बहुत कड़क रही है। कुछ दिन पहले ही आपने हमारे न्यूज़ में सुना होगा 6 जनों की जा चुकी है और कागज़ नगर के आसपास भी बहुत ज़्यादा बिजलियाँ कड़कने के हम लोग जो है इंसिडेंट्स देख रहे हैं। तो इसको लाइट मत लीजिए। बारिश में भीगना बड़ी बात नहीं है। बाहर निकले और बिजली गिरी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा-सा सब्र रख के काम कीजिए। घरों में जो है अर्थिंग का काम करवा लीजिए और बाहर सोच समझ के निकलिए। अच्छा, नेक्स्ट अभय गाड़े 8369 हमारे बहुत ही प्यारे दर्शक हैं, हमेशा हमको कमेंट रिस्पॉन्स देते रहते हैं और बहुत घनिष्ठ हैं हमसे। आपका एक कमेंट आया है, भाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर के पास जाकर पोल चेंज करने को बोले तो वो नहीं होता बोलते, क्योंकि उसके पैसे यानी चार्ज लगेंगे ये बोलते हैं और वो पैसे हमको ही देना ही पड़ता है। तो देखिए, मैं ऑलरेडी परसों के न्यूज़ में वीडियो में लाइव सेशन में बोला था कि ये फ्री होने वाली सर्विस नहीं है। करंट का पोल हम तक जो पहुंचाती है या करंट हम जिससे ले रहे हैं वो एक कॉरपोरेशन है। ट्रांसको जो है, एनपीडीसीएल, ये एक कॉरपोरेशन कंपनी है। इसमें आधा प्राइवेट आधा गवर्नमेंट स्टेक लगा है। तो ये कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है कि हमको फ्री में पोल मिल जाएगा, वायरिंग मिल जाएगी। ये लोग चार्ज लेंगे ही, पैसे लेंगे ही। अब हमारा दायित्व क्या है कि जो लोग कनेक्शन ले रहे हैं एक पर्टिकुलर पोल से, कितने लोग कनेक्शन ले रहे हैं, हम सभी मिल करके थोड़ा चंदा लगाए जैसा पैसे इकट्ठा करके उस पोल को हमें लगाना है, सीमेंट पोल को। बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ कोई पोल ही नहीं है, पोल लगवाना पड़ेगा। अभी जैसे मेरा घर है, पोल ही नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे जुगाड़ से काम चला रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई पड़ोसी है ही नहीं। हम पड़ोसी होते तो आपस में मिल बांट के जो है कुछ एक पोल लगा लेते थे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आप सभी को मिल करके काम करना पड़ेगा, ये एक जने का दायित्व नहीं है। और ये मैच्योरिटी सबको दिखानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, अब हम एक शहर में रहते हैं, कोई पल्ले गाँव में नहीं रहते कि जहाँ पे लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, है ना? थोड़ा-सा मैच्योरिटी, चूँकि हम शहर में रह रहे हैं इसीलिए दिखाना ज़रूरी है। दरअसल प्रॉब्लम क्या है, हम कागज़ नगर में जो लोग रहते हैं ना, कागज़ नगर को शहर ही नहीं मानते। हम लोग एक गाँव वाली मेंटालिटी के साथ काम करते रहते हैं और पूरा शहर जो है धीरे-धीरे गाँव ही बनता चला जा रहा है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा, मैंने न्यूज़ में बोला था वीडियो में परसों कि जहाँ-जहाँ पे पुराने वाले लोहे के पोल लगे हैं, उसको चेंज करा के सीमेंट का पोल लगाइए। उसी के बारे में ये कमेंट आया है कि हम जब चेंज कराने बोलते हैं तो नहीं होता, पैसे लगेंगे बोलते हैं। तो पैसे तो लगेंगे, क्यों लगेंगे मैं ऑलरेडी बता दिया। और जैसा कि मैंने बताया, आप सभी को चर्चा करके आप सभी के सेफ्टी के लिए ये काम करवाना पड़ेगा, चाहे उसमें पैसे लगे या ना लगे। एक दुर्घटना हो जाए ना, पैसों का मतलब कहाँ अंगार लग जाएगा पैसों में समझ नहीं लगता। इसीलिए पैसों की फ़िक्र मत कीजिए और अकेले भी कुछ मत खर्चा कीजिए, सब मिल करके काम कीजिए। ये है, मैं छोटा मुँह बड़ी बात बोल दिया, अगर आप लोगों को रफ़ लगा लैंग्वेज तो उसके लिए माफ़ी। अच्छा, इसके बाद राहुल रॉय MP6WC, भैया एसके-जेडआर सुपरफास्ट एक्सप्रेस कैंसल क्यों हो गया? मैं ऑलरेडी बता दिया राहुल भाई इसके बारे में कि बेल्लमपल्ली से लेके रेचनी रोड के बीच में एक थर्ड लाइन पटरी डाली जा रही है, जिसके वजह से 20 जून तक जो है बहुत सारे ट्रेनों को कैंसल किया गया है। इंटरसिटी चल रही है, भाग्यनगर चल रही है, इन दोनों गाड़ियों को जो है मंचिरियाल में लास्ट स्टॉप दिया गया है। कागज नगर एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ आपका पुष्पुल वगैरह, रामगिरी, सिंगरेनी सब कैंसिल है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ट्रेन कैंसिल क्यों है। अब कुछ और ऐसे कमेंट्स हैं जो कि कंसीडर करने लायक है जवाब देने के, क्योंकि
पिछले लाइव में ज़्यादा कमेंट आए नहीं थे, तो मैं पुराने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स ढूंढ के लाया हूं, जिसके बारे में अभी जवाब दूंगा। यहाँ पे नसीम अहमद नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पे कमेंट किया है। वो कागज नगर के ताज नगर इलाके में रहते हैं और उनका कहना है कि उनके एरिया में सिंगल फेज करंट चलता है और ठीक से वोल्टेज नहीं आता। 195 या 190, 195, 200 के बीच में ही वोल्टेज आता है, जबकि वोल्टेज 220 रहना चाहिए, कम से कम 200 रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सिंगल फेज करंट को डबल फेज में चेंज कराना पड़ता है। और भी अगर आप ज़्यादा करंट चाहते हैं, आपके इलाके में एसी या बड़ी हैवी मशीन्स चलती हैं, तो आपको ट्रिपल फेज करंट चाहिए। बहुत लोग जो है मोटर लगाते हैं, तो उसके लिए जो है थ्री फेज मोटर आपको लगता है, थ्री फेज करंट भी आपको चाहिए, बहुत भारी ज़्यादा करंट की कैपेसिटी लगती है उसमें। तो आपको जो है सिंगल फेज करंट है आपका, डबल फेज में कराना है, घर बैठ के नहीं होगा। और उम्मीद है आप लोग जो है ए हिसाब से मिल भी रहे होंगे। परसों हम एक वीडियो लॉन्च किए थे जिसके अंदर हमने पूरे कागज नगर टाउन के जो है फोन नंबर शेयर किए थे। आप उस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर मैं लिंक दे दूंगा आई बटन में, उसमें जाकर के आप न्यूज को पूरा सुनिए। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारी खबरें उसमें मौजूद है। या फिर आप कागज नगर के टाउन वाले एरिया के एआई के साथ में एई के साथ में जो है असिस्टेंट इंजीनियर साहब जो है उनको मिलिए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए अपने कॉलोनी वालों की तरफ से। आप अकेले करने जाएंगे तो करंट का काम कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आप उनसे मिलिए, मिल करके एक गुजारिश कीजिए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि हमारे कॉलोनी में करंट की डिमांड बढ़ गई है, अब सिंगल फेज करंट से काम नहीं चलेगा, फेज को डबल करो, ट्रिपल करो, जैसी आप लोगों की जरूरत है वैसा करो। लेकिन एक चीज याद रखिए, जैसे फेज बढ़ेंगे वैसे अपग्रेडेशन चार्ज भी लगेगा आप लोगों को। बाद में नहीं बोलिएगा कि अपग्रेडेशन चार्ज क्या होता है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अपग्रेडेशन चार्ज लगता है, एक एक घर से करीब 3-3 हजार रुपए लिए जाते हैं अपग्रेडेशन चार्ज, और उसके बाद में जो है कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है। अच्छा, इसके अलावा और एक जो तरीका है मैं आपको बता रहा हूं, टीजी एनपीडीसीएल, ठीक है ना, ये मैं आपको शॉर्ट में बता दिया, तेलंगाना नॉर्दर्न एनपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनपीडीसीएल, टीजी एनपीडीसीएल नाम का एक एप्लीकेशन आता है फोन के प्ले स्टोर में। आप वहां से डाउनलोड करो, अपने फोन से उसको रजिस्टर करो फोन नंबर से। उसमें आपको अपग्रेड करंट चार्ज ऐसा लिख करके एक ऑप्शन दिखेगा, आप उसमें जाके भी जो है अपना कनेक्शन अपग्रेड करा सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ समझ आ गई होगी, लेकिन अपग्रेडेशन चार्ज लगेगा, ये याद रखिएगा। मैं अभी अभी बताया कि बिजली विभाग जो है टीजीएनपीडीसीएल, वो कोई गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है कि फ्री में दे देगी, वो एक कॉर्पोरेशन है, आधा गवर्नमेंट आधा प्राइवेट, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है हार्दिक गोहिल साहब। इनका एक कमेंट है कोमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। इसको लेकर के अभी पिछले 2-3 दिनों से काफी चर्चाएं चल रही हैं। दरअसल क्या है, हमारे इलाके में, हमारा जो कागज नगर का जंगली इलाका है, त्रिशूल पहाड़ के पीछे आप देखे होंगे बहुत जंगल है। दरीगांव, मालनी, ऊंटपल्ली, उधर अंकुशापुर, मारेपल्ली, उसके बाद लाइनगुड़ा, बहुत सारे इलाके हैं वहां पे। चीलापल्ली है सिरपुर टाउन के पास में। ये गांव ऐसे है आप लोग नाम भी नहीं सुने होंगे, लेकिन है पीछे, अपने कागज नगर के पीछे जंगलों में है। इन जंगलों में क्या है, टाइगर पाया गया है, बाघ। और ये बाघ कहाँ से आए हैं, कुछ जो है महाराष्ट्र से चल करके यहाँ आए हैं, नांदेड़ इलाके से, और कुछ जो है अपने चंद्रपुर इलाके से आए हैं, आकर के यहीं बस गए हैं। अब जब बस गए हैं तो राष्ट्रीय पशु है अपना बाघ, इनको बचाना तो अपनी ड्यूटी है। तो ऐसे में तेलंगाना सरकार ने क्या किया है, एक गवर्नमेंट ऑर्डर जियो नंबर 49, मतलब हर साल कुछ ना कुछ ऑर्डर्स निकलते हैं ना, जियो नंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे 49 नंबर का एक जियो निकाला है, जिसका ये है कि कोमरम भीम जिले को, पूरे अपने जिले को, आसिफाबाद तालुका, सिरपुर तालुका, ये दोनों मिला के, इन दोनों तालुकों को मिला के अपने पूरे के पूरे जिले को एक टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। इसका नाम कोमरम भीम कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है। अच्छा, इसमें न सिर्फ टाइगर बल्कि बहुत सारी ऐसी पक्षियां हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती, सिर्फ अपने इलाके में मिलती है, खासतौर पे पेंचिकल पेट में। वहां पलरापू गुट्टा नाम का एक पहाड़ी है, इलाका है, वहां पे आपको ऐसी ऐसी पक्षियां मिलेंगी जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलती है ना। और ये सारी चीजें हैं। तो इन सभी जानवरों को बचा के रखने के लिए जो है ना, अपने इलाके को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। 30 तारीख पिछले महीने जो है ये किया गया है। अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे जो है राष्ट्रीय पशु घूम रहा है, उसकी बीच बचाव हम करेंगे। लेकिन एक चीज आपको बता दूं, ये सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि कंजर्वेशन रिजर्व बनाने के बाद में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। अगर आप जंगली इलाके में रोड बनाना चाहोगे, नहीं बनेगा। अगर आप बिजली के तार ले जाना चाहोगे, नहीं लगेगा। अगर आप वहां पे बोरवेल खोदना चाहोगे, नहीं खोद पाओगे।
तो इंसान वहां करेगा क्या? अच्छा, खेती करने के पहले भी आपको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाके क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि मैं मेरे खेत में काम करूं या ना करूं। अच्छा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है, कल ही हम लोगों ने एमएलए साहब का एक प्रेस स्टेटमेंट देखा, ध्यान से हमने खूब पूरा देखा। उसमें क्या बोल रहे थे वो, एक गांव ऐसा है वहां पंचायत बिल्डिंग ही नहीं बनने दे रहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले। अगर आप पंचायत बिल्डिंग बनाओगे वहां पे कुछ एक जो है इकोलॉजी को मतलब परेशानी होने लगेगी, वहां का बायोलॉजी बिगड़ जाएगा। मतलब इतना रिस्ट्रिक्शन लग जाता है एक बार कंजर्वेशन रिजर्व बन गया तो। जो सड़क बनी हुई है उसके ऊपर आप पैच वर्क भी नहीं करा सकते। अगर कंजर्वेशन रिजर्व बनाना है तो उसके लिए पहला कानून क्या है, आपको पूरे गांवों में सर्वे करना पड़ेगा, हर गांव वाले से बात करना पड़ेगा। उसके बाद आपके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे बात करना पड़ेगा। फिर आपके जो सरपंच लोग हैं, जो एमएलए है, जो एमपी है, सबसे बात करना पड़ेगा। ये सब चीजें क्लियर होने के बाद आपको जो है कंजर्वेशन रिजर्व या फिर कुछ ऐसा घोषित करना चाहिए था। आपके वाइल्ड लाइफ कमिटी वाले को नहीं मालूम, स्टेट वाइल्ड लाइफ कमिटी जो होती है उसके मेंबरों को नहीं मालूम इस विषय में, आसिफाबाद के एमएलए को नहीं मालूम, कागज नगर के एमएलए को नहीं मालूम, एमपी साहब को नहीं बताए, एमएलसी साहब को भी नहीं बताए, और 3-4 सरपंच को छोड़कर और किसी को इस बारे में नहीं मालूम। वन विभाग हाँ ठीक है सर बोल के आ गए। तो जो प्रोसीजर एक्चुअली होता है गांवों में किसी को नहीं मालूम इस विषय में, किसी गांव वाले से एडवाइस नहीं ली गई है। तो जो प्रोसीजर होता है, मिनिमम प्रोसीजर, वो बगैर किए आप डायरेक्ट कैसे अपने इलाके को टाइगर रिजर्व घोषित कर सकते हो गुस्से में आके, कि इसको ऐसा कर देना कि यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही ना हो। अच्छा है, टाइगर रिजर्व घोषित हो जाएगा तो ठीक है, हमारा चंद्रपुर टाइगर रिजर्व है, बहुत अच्छे से वहाँ पे जो है काम हो रहा है। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ है, पूरे प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है, लोग दूर दूर से वहाँ टाइगर देखने के लिए पहुंच रहे हैं, इससे वहाँ के इलाकों को थोड़ा डेवलपमेंट मिल रहा है। गाँवों में जो है रिजॉर्ट बन रहे हैं, दुकानों में लोग खरीदी करने के लिए आ रहे हैं, गाँवों के अंदर भी छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बन रहे हैं। लेकिन हमारे इधर क्या, आपने तो पहला ही नियम तोड़ दिया ना सर, कि किसी से पूछे बगैर आप खोल दिए हो। और यहाँ पे आप अभी इथेनॉल की फैक्ट्री बनने वाली थी उसको भी रद्द करा दिए, आधा बन के रेडी हो गया था, कितना पैसा लॉस्ट हुआ आप सोचो उसमें। और कांग्रेस के ही लीडर का था वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक कांग्रेसी लीडर का ही इथेनॉल फैक्ट्री था वो, खुद के ही लीडर की मार दिया ना सर। आधा बन के रेडी हो गया था, उसमें अगर वो बन भी जाता तो किसको नौकरी मिलती थी, कांग्रेस के लोगों को ही नौकरी मिलती थी। एक अच्छा फैक्ट्री बनता था, लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं एसपीएम में, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही, क्यों नहीं मिल रही बोल के। तो क्या है ये, अब क्या ही बोलूं मैं, ये वरदान कम श्राप ज्यादा बन गया है। तो आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है। इसीलिए एमएलए को मैं देखा हूं बार बार बोलता है कि तेलंगाना से निकाल के इसको महाराष्ट्र में डाल दो, कागज नगर को। तंग आ गए वो लोग, 1,20,000 1,80,000 की आबादी है, 1,20,000 लोग मराठी बोलने वाले हैं अपने इलाके में। क्यों? क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट कभी भी यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करती है। नेशनल हाईवे तो लड़ झगड़ के बना लिया यहाँ पे, वो ग्रीन ट्रिब्यूनल से डायरेक्ट ऑर्डर लेके आए थे इसीलिए। लेकिन उसके अलावा क्या, जो तेलंगाना गवर्नमेंट की रोड से उसका क्या, गांवों में जाने के लिए सड़क नहीं है सर। इतना इतना साढ़े 1.5 2 2 फीट कीचड़ के अंदर पैर फंस जाता है, लोग गांव से शहर में नहीं आ पाते हैं, बारिश में क्या हाल होता है आप लोगों को पता है यहाँ पे। ये है समस्या। खैर बड़ा विषय है, फिर कभी इस बारे में मिल के बात करेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे कमेंट आया है रचना कमलाकर जी का, ये बोल रही हैं कि आपने टीचर्स के परेशानियों को समझा, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 12 नंबर स्कूल का प्रचार कीजिए, पीएम श्री के तहत आया है। अब रचना जी, आपके मैं कमेंट को इसलिए पर्सनल लिया हूँ क्योंकि हमारे एक, मैं खुद बाल विद्या मंदिर का स्टूडेंट था, और हमारे एक गुरुजी हुआ करते थे मिश्रा सर, जो कि हिंदी पढ़ाते थे। आई होप आप शायद उनकी ही बेटी होंगी। अगर आप देख रही हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, यस लिख दीजिएगा, बस काफ़ी है हमारे लिए। और गवर्नमेंट टीचर्स का दर्द हम जानते हैं, क्योंकि मैं एक मतलब पर्सनली मैं बताऊं तो मैं एक छात्र संगठन में काम करता था, और उसमें टीचर्स के खिलाफ नहीं, हम सरकार के खिलाफ लड़ते थे। और सरकारी टीचर्स, सरकार क्या करती थी, टीचर्स को सामने रख देती थी कि तुम जाके लड़ो छात्र संगठनों से। तो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, पुलिस हो गई या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, टीचर्स की नहीं, या फिर गवर्नमेंट टीचर्स हो गए, या फिर जूनियर कॉलेज लेक्चरर्स, डिग्री कॉलेज लेक्चरर्स, इन लोगों के साथ हमने कई कई साल बिताए हैं, और इन लोगों का दर्द हमको पता है। हम समाज में घूमते हैं, इनके साथ हमारी मुलाकात होती है, और आप माने या ना माने,
जितना गवर्नमेंट टीचर्स के साथ हमदर्दी है उस उतना ही हमको प्राइवेट टीचर्स के साथ भी हमदर्दी है। टीचर्स हमारे देश का एक बहुत अमूल्य संपदा है, लेकिन हमारे पास दुख क्या है पता है आपको? आपने जो पढ़ाई कई सालों पहले की थी, आज वही पढ़ाई आप पढ़ा रहे हो। थोड़ा-सा उसका नोट चेंज हो गया है बस। अपग्रेडेशन कहाँ है? दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो है अपग्रेडेशन होता है। अब आप मैं देखा हूँ कई गवर्नमेंट टीचर्स को कंप्यूटर तक चलाने नहीं आता है। जैसे-तैसे पेपर भर के वो गवर्नमेंट टीचर बन तो गए, लेकिन कई टीचरों की बात कर रहा हूँ, आप उसमें शामिल हो, नहीं हो वो बात अलग है। लेकिन क्या यही एक टैलेंट है गवर्नमेंट टीचर का या प्राइवेट टीचर का? अपग्रेडेशन स्किल जब तक हमारे गुरु में नहीं आएगा, हमारा शिष्य या हम कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? क्यों मैं टेक्नोलॉजी खुद से सीखूं? कोई टीचर क्यों नहीं होता मुझे सिखाने वाला? कॉलेज में जाता हूं तो वही सी लैंग्वेज पढ़ाते हैं, कंप्यूटर के नाम पे वही सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज अब खत्म होके 100 साल हो, अभी 20-30 साल हो गए हैं सी लैंग्वेज खत्म होके। सी प्लस प्लस, जावा, ओरेकल, पाइथन भी अब पुराना हो गया, अब एआई का जमाना है। और हमारे टीचर्स को बहुत दुख लगता है मुझे, कोई भी सरकार हो, से स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, ना कंप्यूटर सिखाते हैं, ना टेक्नोलॉजिकली एडवांस करते हैं, कुछ भी नहीं। आप अगर पीछे रहोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे टीचर बताइए? ये भी एक दर्द है टीचर का जो लोग नहीं समझते। ये मैं आपको बता रहा हूँ। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं कई बार देखा हूँ, पेरेंट्स टीचर को गालियाँ देके चले आते हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, दोनों टीचरों की बात करता हूँ। क्यों इतना अनकॉम्पिटेंट रहते हैं आप लोग कि आप के अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। कॉन्फिडेंस को जगाइए, आप एक टीचर हैं। बिहेव लाइक अ टीचर, बी लाइक अ टीचर, एकदम ठाठ से जिए। आप खुद को अपग्रेड करते रहिए हमेशा। ये नहीं कि नौकरी मिल गई बस चला रहे हैं जिंदगी, नहीं। थोड़ा-सा ये रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि आप खुद को, आप सभी लोग जितने भी टीचर्स हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए खुद से टाइम लगाइए। आधा घंटा दीजिए दिन में खुद को दीजिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। नेक्स्ट सुमित सिंह, एससीबी कॉलोनी का पट्टा, हाँ सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी का पट्टा। दरअसल सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी जो है अभी जो पुलिस स्टेशन बना है उसके ठीक पीछे में मौजूद है। एक्चुअली कागज नगर में चाकली समाज के लोग यानी धोबी समाज के लोग जो होते हैं ना, उन लोगों ने दो इलाकों में अपना नोटिफाइड एरिया रखा था। एक शायद द्वारका नगर इलाके में है, मुझे उतना याद नहीं है, और एक ये सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी है। एक सरसिलक के लिए, एक बालाजी नगर के लिए, दो अलग अलग जो है कॉलोनीज बसाई गई थी सिर्फ और सिर्फ धोबी मतलब कम्युनिटी के लिए। लेकिन बाद में क्या किया गया, थोड़ा सा पॉलिटिकल एक इंटरफेरेंस लाया गया और इस लैंड्स को जो है ना ओपन कर दिया गया। अब कोई भी आकर के इधर जमीन खरीद सकता है। ऐसे में जो ये सेटिंग थी, पहले रिजर्व करे, नोटिफाइड करे, फिर उसके बाद में जो है ओपन कर दिए, इस उठापटक में जो है ना पूरा रिकॉर्ड ही गायब हो गया। आस पड़ोस के इलाके जो है या तो पूरे इलीगल थे अब लीगल हो गए, या तो पूरे लीगल थे इलीगल हो गए। लेकिन ये जो इलाका है सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी, ये बीच में अटक गया है। पहले लीगल था, फिर इलीगल हुआ, फिर इसको लीगलाइज करे। अब वहां पे पट्टा बनाना मतलब ऑलमोस्ट जीरो है, समझ रहे हैं ना? वो सिल्क का इलाका है नहीं, एसपीएम का, उसको लेकर भी डिस्प्यूट चल रहा है। जो भी हो, वो एक टेम्पररी बसेरा कॉलोनी है और बेसिकली उसको जो है चाकली कम्युनिटी यानी धोबी कम्युनिटी के लिए ही बनाया गया है। जो पुराने लोग हैं कागज नगर के, वो आज भी सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी को धोबी बस्ती ही बुलाते हैं। लोगों को पता भी नहीं कि वो सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी है। वो चाकली समाज है जिन्होंने खुद को जो है सुभाष चंद्र बोस को जो है अपना आइडियल मान करके उस कॉलोनी का नाम सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी रखा है। तो आप जो सोच रहे हो आसपास के इलाके रेगुलराइज हो रहे हैं, हमारा एससीबी कॉलोनी क्यों नहीं हो रहा है, नहीं होने का कारण यही एकमात्र है कि ये इलाका रिजर्व था, उसको बाद में अनरिजर्व कर दिया गया, फिर उसको लेकर के कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, प्रोसीजर क्यों तोड़ा गया, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कैसे हुआ, जिसने इंटरफेरेंस किया वो आज कहाँ है, वो तो आज नहीं है, वो चल बसे। तो ये सारी चीजें हुई जिस वजह से कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। अच्छा वो सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी एसपीएम का है नहीं, सरसिल्क कॉलोनी का है ये भी नहीं पता। सुभाष चंद्र बोस कॉलोनी पहले याद कीजिए आप, ये आता था सरसिल्क छोटी मार्केट के वार्ड में। पिछले इलेक्शन में इसको अटैच कर दिया गया टिप्पर लाइन के साथ। क्या मतलब हुआ, पहले सरसिल्क बताया फिर उसके बाद एसपीएम बता रहे हो। ये सारी चीजें हो रही है, इसीलिए एससीबी कॉलोनी जो है ना थोड़ा सा
विवादित मुद्दा है। और अभी हम लोग एक पंचायतनामा नाम की एक सीरीज चला रहे हैं। हर ग्राम पंचायत के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, उसमें कौन सी जाति के कितने लोग रहते हैं, हाँ, और क्या क्या वहाँ पे जो है स्पेशल है, ये सारी चीजें हम बता रहे हैं। जैसे ही हमारा पंचायतनामा सीरीज खत्म हो जाएगा, वैसे ही हम लोग शहरनामा नाम का एक सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें कागज नगर के हर एक वार्ड के बारे में हम बताएंगे। मतलब वार्ड वाइज हम जो है ना, 30 वार्ड है, 30 अलग अलग एपिसोड बनाएंगे। वो आप देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होंगी। और कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, इसके बारे में भी हम अगले एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए मुझे, आपके दोस्त कौशिक को। धन्यवाद।